सकते हो। आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो हमारे शरीर में ही है भाई। देखो दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा कुछ ना कुछ लेंथ है कि नहीं है, कि नहीं है, हमारा कुछ ऊंचाई है, मतलब कि लेंथ लिखते चलो, हमारे पास कुछ ऊंचाई है मतलब कि हमारे को कुछ लेंथ है, हमारा कुछ वजन भी है मतलब कि मास। अब अभी हमें जो है ठंड लग रहा है, मतलब कि टेम्परेचर की बात हो रहा है। टेम्परेचर, प्लीज मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरे कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, थोड़ा मेरा राइटिंग डल है, खराब है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ देर से आप हमें देख रहे हैं, मतलब कुछ देर मतलब समय, टाइम, ठीक है। अब जब आपको ठंडा लग रहा है तब हीटर चलाइएगा, क्या मतलब कि करंट। अब देखिए आपके मोबाइल से जो तीव्रता निकल रहा है, ये जो रोशनी निकल रहा है, ये क्या हो गया, ज्योति तीव्रता, मतलब कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और एक हमारे पास, अब जब खाना खाइएगा मतलब पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कंपटीशन में भी होता है, रटते हैं बच्चे, नहीं यार ये रटने वाली चीज है ही नहीं, एक्चुअली में सीखने वाली चीज है। जो एक बार सीख लिया ना वो कभी भूल ही नहीं सकता है। और मैंने जो क्या आपको भी डायमेंशन एनालिसिस में, बिंब सूत्र में प्रॉब्लम आता है, तो इस वीडियो के बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाला है, कोई भी समस्या नहीं आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस को जड़ से उखाड़ करके फेंक डालने वाले हैं। आपको पता है ये जो बिंब सूत्र होता है, जिस किसी एग्जाम में साइंस आता है उन सभी एग्जाम में ये डायमेंशन एनालिसिस पूछा ही जाता है। चाहे आप कंपटीशन का ले लो, चाहे जेई का ले लो, चाहे नीट का ले लो, चाहे बोर्ड का ले लो, आपके 11th एग्जाम का ले लो। ये टॉपिक किस क्लास का है, 11th का है, लेकिन पूछा हर एक एग्जाम में जाता है। आप किसी से भी पूछ लेना, आपके बड़े भाई बहन कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उसे पूछ लेना बिंब सूत्र के बारे में, रटते हैं लोग। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं ये सिखाने वाला हूं, नहीं विश्वास होता था अंत तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं यदि इस वीडियो के बाद आप सीख के नहीं गए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको सबसे जितना भी अभी तक पढ़ के आए हो ना, आप जिस टीचर के पास पढ़ के आए हो ना, उससे अलग ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और आप निराश होकर के नहीं जाओगे, इतना मैं गारंटी लेता हूं। इसका वेटेज, इसका महत्व जीवन भर आपका रहेगा। मतलब आप जीवन जब तक साइंस रखे हो ना, तो जिंदगी भर आपके साथ नहीं छोड़ने वाला है ये। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस क्लास के लिए सर, 11th का टॉपिक है, लेकिन 11th वाले के लिए तो है ही है भाई, पढ़ लो पूरा काम हो जाएगा। 12th भाई देख ले, खोल ले क्वेश्चन बैंक, कितना क्वेश्चन आता है हर एक बार, 10 से 15 मार्क का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही भाई। और 12th के लिए भाई समझ रहे हो, 11th के लिए है, बाकी कंपटीशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, क्या इसका बिंब सूत्र बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं? नहीं भैया याद नहीं है, याद करके पक्का रिवाइज करके बता दूंगा। तो मैं बता दूं इस वीडियो के बाद, याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको सिखा देने वाला हूं, आप हर एक किसी का भी खुद से आप डायमेंशन फार्मूला याद कर सकते हो, बना सकते हो, कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना रटवाने के लिए ना पढ़ाने के लिए आया हूं, यहां पर आपको सिखाने के लिए आया हूं। और कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम कभी भूलते नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना ज़्यादा वक्त को जाया किया जाए। चलिए, हाँ, इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है। मैं सब मीडियम वाले दे सकते हैं, सब मीडियम वाले। थोड़ा ये डिफिनेशन है, इसमें डिफिनेशन का कोई कार्य नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने डिफिनेशन वैसे ही लिख दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट इज पावर, और कॉन्सेप्ट को आपको मैं तो हिंदी में ही दूंगा, बाद बाकी डिफिनेशन एग्जाम्पल आप बस देखो ना। मजा आने आया तो मेरा नाम भी सोनू है, बदल के रख देना। आओ, पहला फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी में हम अंतर समझते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी। पहले तो यही समझना आपको पड़ेगा कि फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी में अंतर क्या है। क्लास 6 से ही हमारा फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट होता है, और अभी तक हम यहाँ गारंटी देते हैं कि क्लास 12 स्टूडेंट से भी पूछिएगा ना, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को आपको इसका आंसर नहीं बता पाएगा। क्या होता है फिजिक्स, क्या है पता है? फिजिक्स जो नेचर में हमारे पास घटनाएं होती है ना, उसे वो फिजिक्स है। घटनाओं हमारे जो आसपास, जैसे कि सूर्य किरण जब आता है हमें गर्मी लगता है, ये क्या है? घटना हो रहा है नेचर के द्वारा। प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है वो फिजिक्स कहलाती है, वो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। और उस घटनाओं को समझाने में या बताने में जो मदद करता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमें क्या करता है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी को बोले तो हिंदी में भौतिक राशि। भौतिक राशि हमें भौतिकी, फिजिक्स को कहते हैं हिंदी में भौतिकी। तो भौतिकी को जो समझने में मदद करता हो या समझाने में, उसे कहते हैं भौतिक राशि, बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स क्या होता है? तो हमारे आसपास की घटनाएं जो होती है वो जिसमें पढ़ते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ इस बोर्ड पर आप बल लगाइए, तो आप क्या करिए? ऐसे बल लगाइए, धक्का लिएगा। जैसे ही मैंने बोला क्या बना,
जैसे ही मैंने आपको बोला कि बल लगाइए तो आपने धक्काने लगा, तो बल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। मैं बोल रहा हूं जैसे कि ये पेन को मैं ऐसे फेंकू, नीचे छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्यों गिरेगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ये बल क्या है? आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो घटना हो रहा है गिरने का, ये किस में पढ़ रहे हैं? ये क्या है? ये फिजिक्स तो है। आपको बता दूं एक फैक्ट कि आप अपने कोचिंग कहते हैं स्कूल कॉलेज में आप फिजिकल लैब, केमिस्ट्री का लैब जरूर देखते होंगे, लेकिन फिजिक्स का लैब पता है क्या होता है? कभी देखे हो लैब? फिजिक्स के लैब में कभी गए हो? लैब 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 प्रायोगिक सलाह। हाँ, बता दूं कि आप हर समय हर एक वक्त फिजिक्स के लैब में रहते हो, हर एक वक्त, हर एक समय, हर एक दिन, उठते जागते सोते वक्त, हर एक वक्त। ये जो नेचर है, ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा का पूरा फिजिक्स का लैब है। फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरी जान। एक बार जो फिजिक्स को समझ गया उसे प्यार कर बैठता है, सच्ची बोलता हूं। अब मैंने उम्मीद करता हूं, जैसे कि यहां पर डिफिनेशन की ओर बढ़े, लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमिनन इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? कुछ नहीं है, जहां पर हम स्टडी करते हैं नेचर के फिनोमिनन, घटनाओं के बारे में, उसे तो फिजिक्स कहते हैं। और द डिफाइंड क्वांटिटी विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना, जो नेचर में जो फिनोमिना हो रहा है, घटना हो रहा है, जो समझने में मदद कर रहा हो, एक्सप्लेन करने में मदद करता हो, अंडरस्टैंड करने में मदद करता हो, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, ये जो स्पीड है, ये जो हैप्पी है, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, और हैप्पी को तो पता है वो क्या कहते हैं। इन दोनों में से कौन फिजिकल क्वांटिटी है? क्या बात कर रहे हो सर? ये होगा। क्यों भाई? मैंने अभी बोला कि ऐसी कोई क्वांटिटी जो हमें कुछ समझने या पता एक्सप्लेन करने में मदद करे, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी तो समझने में मदद कर रहा है ना भाई, कुछ तो हमें अंडरस्टैंड करवा रहा है कि भाई खुशी मतलब कुछ अच्छा चीज, समझे? तो यहां पर इसका मतलब ये जो डिफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। हाँ मेरी जान, ये इनकम्प्लीट है। हाँ, आओ पूरा कंप्लीट करता हूं। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी में एक और चीज याद रखना कि फिजिकल क्वांटिटी को इट्स कैन मेजर, जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पीड को मेजर कर सकते हो, कितने स्पीड से जा रहे हो, लेकिन आप खुश, गम, रोना धोना इस सबको क्या कर सकते हो? काउंट नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो, नाप नहीं सकते हो। इसीलिए ये जो होगा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा और यह एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्या मजा आया? और भी मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है मेरी जान, ये ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है, बस देखते रहो। नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है भाई। एक तो हमारे पास जो आप जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का हिंदी मीनिंग होता है मूलभूत भौतिक राशि, डेराइव्ड को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, और सप्लीमेंट्री को कहते हैं सहायक भौतिक राशि। फंडामेंटल क्या होता है? एक ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो, किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो अकेला है, वो अपने आप में अलग है। जैसे हमारे गॉड में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किसी से बना नहीं है, वो युगों से चला आ रहा है, इससे कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी बाकी के गॉड है वो उससे उत्पन्न हुए हैं, उससे बने हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु क्या है? अकेला है, वो किसी से बने नहीं है, वो अपने आप में अपना अस्तित्व है। ठीक है, अब डेराइव्ड की बात करते हैं। तो डेराइव्ड मतलब क्या? ऐसी राशि जो किसी न किसी फंडामेंटल से मिल करके या किसी न किसी फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो या उससे मिल करके बना हो, उसे क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यहां पर समझो ना, यहां पर इस क्या है हिंदी में? व्युत्पन्न राशि। उत्पन्न, आप देखो ना उसके नाम में उत्पन्न भौतिक राशि, देखो यू वे प्लस का उत्पन्न, देखो ये जो है वे का मतलब दूसरा, उत्पन्न मतलब बनना, उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना। ठीक है, मतलब कि जो राशि दूसरे से उत्पत्ति हो, दूसरे से मिल करके बने, दूसरे पर डिपेंड करता हो, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब सहायक राशि, जो दूसरे को सहायता करे, जो ऐसी राशि जो सहायता करे, जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आता है। पार्ट वाइज डिफिनेशन दे रहा हूं। तो चलिए अब हम फंडामेंटल को गहराई से पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
मूलभूत भौतिक राशि। ये क्या होती है समझना, होता क्या है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अनदर फिजिकल क्वांटिटी, वो स्वयं अपने आप में होता है, स्वयं अपने आप में होता है। जैसे कि खिचड़ी की बात करें, जैसे कि खिचड़ी की बात करते हैं, तो खिचड़ी की बात आगे थोड़ा डेप्थ बढ़ाने के बाद करता हूं। अब मुझे एक चीज सवाल पूछना है आप सभी से कि किन किन को ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, और किन किन व्यक्तियों को, किन किन हमारे भाइयों को और बहनों को याद है, बताना प्लीज। मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू द डाटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहे किसी भी क्लास के हो उसको याद नहीं रहता है। अरे क्लास 12 की बात कर ले, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद नहीं होता है। और मैं इस वीडियो में आपको अपने शरीर से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ज्ञात करके पता करके बता दूंगा। मतलब आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। आपको पता है कि हमारे जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो हमारे शरीर में ही है भाई। देखो दिखाता हूं। जैसे कि हमारा कुछ ना कुछ लेंथ है कि नहीं है, हमारा कुछ ऊंचाई है, मतलब कि लेंथ लिखते चलो। हमारे पास कुछ ऊंचाई है, मतलब कि हमारे को कुछ लेंथ है। हमारा कुछ वजन भी है, मतलब कि मास। अब अभी हमें जो है ठंड लग रहा है, मतलब कि टेम्परेचर की बात हो रहा है। टेम्परेचर, प्लीज मेरे रेटिंग पे मत जाइएगा, मेरे कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। थोड़ा मेरा रेटिंग डल है, खराब है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ देर से आप हमें देख रहे हैं, मतलब कुछ देर मतलब समय, टाइम, ठीक है। अब जब आपको ठंडा लग रहा है तब हीटर चलाइएगा, या आपका मोबाइल जब डाउन हो जाएगा तो चार्जर में लगाइएगा ना, मतलब कि करंट। अब देखिए, आपके मोबाइल से जो तीव्रता निकल रहा है, ये जो रोशनी निकल रहा है, ये क्या हो गया, ज्योति तीव्रता, मतलब कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और एक हमारे पास, अब जब खाना खाइएगा मतलब पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ कि नहीं हुआ? 7। सर फिर एक बार बताइए, फिर मजा आ गया। देखो, हमारे शरीर में ही 7 का 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी छुपा हुआ है। जैसे कि हमारे कुछ ना कुछ हाइट, मतलब कि हमारे कुछ ना कुछ ऊंचाई है, मतलब कि लेंथ की बात हो रहा होता है। हमारा कुछ ना कुछ मास है, हमारा कुछ ना कुछ वजन है, मास। हम अभी ठंडी गर्मी जो लग रहा है, टेम्परेचर की बात हो रहा है। फिर कुछ देर से आप हमें देख रहे हैं, मतलब टाइम की बात हो रहा है। अब इस मोबाइल जब डाउन होगा तो अरे मोबाइल चार्ज करिएगा नहीं करिएगा, मतलब करंट। अब मोबाइल से ये जो आपका रोशनी निकल रहा है, मतलब कि ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अब जाइएगा, भूख लगे खाएगा ना, मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि पदार्थ की मात्रा। अब यहां पर आपको पता है कि लेंथ को हम किससे नापते हैं जी? मीटर में, मास को केजी में, टेम्परेचर को केल्विन में, और टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में नापते हैं, मोल में मेजर करते हैं। क्या इतना चीज क्लियर हुआ? कैसा लगा ये पढ़ाने का अंदाज? और क्या अब कभी भूल पाएंगे आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को? प्लीज जरूर बताना। अब बात करते हैं भाई लोग कि डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, उत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो वैसा राशि जो किसी अदर राशि से, दूसरे राशि से मिल करके क्या हो, बना हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट राशि। जैसे कि द फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड करता है एनी अनदर, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर। यहां पर मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दोगे ना तो आपका गलत हो सकता है, मतलब गलत तो नहीं कह सकते हो, इनकम्प्लीट कह सकते हो। जैसे कि क्यों इनकम्प्लीट होता है वो हम आगे बता देंगे आपको। यहां पर क्या लिखना है? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, जो फिजिकल दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, जो फिजिकल दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से बनता हो। जैसे कि खिचड़ी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बात किया था, खिचड़ी देखोगे क्या, खिचड़ी में दाल, चावल, नमक, हल्दी ये सब दोगे तब ना बनेगा, या बिन चावल का बन जाएगा? नहीं। लेकिन चावल तो अपने आप में चावल है, ये किसी और, क्या चावल नमक पर डिपेंड करेगा? क्या चावल दाल पर डिपेंड करेगा? नहीं। लेकिन खिचड़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब कि दाल, खिचड़ी जो है इन सभी पर डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास फंडामेंटल हो गया। ये क्या हो गया? दाल, चावल, नमक, हल्दी, इतना ही लगता है। यदि मैं गरीब परिवार की मैं खिचड़ी की बात करूँ, नहीं तो टमाटर वो सब तो बहुत होता है, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको
है कि नहीं है, लगता कि नहीं लगता, हाँ इतना तो हमारे पास लगता ही लगता है। तो ये जो दाल चावल हल्दी नमक ये सब है, ये क्या है, फंडामेंटल है, क्या है, फंडामेंटल है। लेकिन वहीं पर खिचड़ी जो है ये क्या है, डेराइव्ड है। ये क्या है, डेराइव्ड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। स्पीड बोले तो चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, मतलब डिस्टेंस, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, डिस्टेंस अपन टाइम। देखो स्पीड जो है वो दूरी और समय पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूरी क्या है, लेंथ है, समय क्या है, समय है, समझेंगे समझे, तो ये डिपेंड इस पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके क्लियर। अब एक चीज में है मुझे बताना है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट को, आई थिंक आपका भी मैक्सिमम नंबर का, मैं बोल सकता हूँ 99.99% स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन है, और जो सोचा नहीं होगा वो आज सोच लीजिएगा जरूर। क्या है वो बात, देखिए कि हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, क्या पढ़ा, सात में से आपने एक करंट भी पढ़ा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा फॉर्मूला, करंट बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू समय होता है। पर सेकेंड यूनिट समय में कितने चार्ज फ्लो करता है, उसी को कहते हैं करंट। किसी अनुप्रस्थ काट से एक इकाई समय में पार होने वाली जो आवेश है उसी को कहते हैं धारा, ठीक है, करंट। तो आप बोलेगा, आप मैंने अकॉर्डिंग टू मैंने इसलिए इसको इरेज नहीं किया क्योंकि अभी जरूरत है, ये डिफिनेशन के हिसाब से ये तो गलत है ना, क्योंकि यहां पर I बराबर जो है ये Q/T बन रहा है, जबकि I जो है ये Q पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर लिखा है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता ही ना हो। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, जैसे कि मैं यदि हिस्टोरिकल वेज से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बोलूं, यदि मैं हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट से बोलूं, हिस्ट्रिकल के हिसाब से बोलूं, तो ये जो करंट है ना, ये 1820 ईस्वी के आसपास जो है, 1820 के आसपास करंट खोजा गया था। लेकिन ये जो चार्ज है ये करंट के बहुत बाद खोजा गया है, मतलब चार्ज से पहले करंट को ही खोज किया गया, मतलब करंट का ही हमने खोज किया, ठीक है। पहला तो ये एस्पेक्ट बन जाता है, एक नजरिया ये बन जाता है। दूसरा कई लोग ये बोलता है कि भैया जो करंट होता है ना और ये जो चार्ज होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मेजर करने का जो आसान जो होता है मुझे मेजर करने का, मतलब मेजर करने में सबसे आसान होता है वो होता है करंट। मतलब कि आप करंट को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो, लेकिन आप चार्ज में उतना आसानी से नहीं कर सकते हो। कैसे, आप देखो करंट मेजर करना है, तार लो, एमीटर में भिड़ा दो, एमीटर से आप क्या कर सकते हो, करंट को पता कर सकते हो कितना करंट है। तो करंट तो कोई भी पता कर सकता है, लेकिन चार्ज पता करना, मेजर करना उतना आसान नहीं था। इसीलिए क्या किया गया कि करंट को जो है फंडामेंटल बना दिया गया। और ऐसे जो है, मतलब वैज्ञानिक लोग जब बना रहा था फंडामेंटल, तो ये इस सोच से बैठा होगा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हमारे दुनिया में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का सेट बनाते हैं जो सभी पर डिपेंड, मतलब कि उस फिजिकल क्वांटिटी से सभी फिजिकल क्वांटिटी बनता हो, उस सभी फिजिकल क्वांटिटी में ये होगा ही होगा, इसी से बनता है, ठीक है। तो वहां पर बैठा और क्योंकि हमारे वैज्ञानिक लोग हमसे तो बहुत चालाक थे, तेज भी थे, दिमाग भी था उसका तेज, ठीक है। तो उसने बहुत सोच समझ के, बहुत खोज काज करके इस चार्ज को फिजिकल फंडामेंटल ना बना करके करंट को फिजिकल फंडामेंटल बनाया। बहुत मतलब फिजिक्स ना एक लेयर बाय लेयर है, जितना लेयर हटाओगे राज मिलता जाएगा। तो बस एक मैंने बताया, अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हो। मैं यदि सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो करंट जो है, कई लोग ये बोलते हैं कि I बराबर QT, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे देखो ना, IT देखो, ये है ना Q है, इस पर डिपेंड कर रहा है ना। कई लोग ऐसे भी कर देते हैं। मैं सिंपल बोलूँ ना, तो आप इतना समझो कि करंट सबसे पहले खोजा गया था। करंट को मतलब करंट को हम आसानी से माप कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को नहीं। इसीलिए ये सब कारण देख करके वैज्ञानिक ने जब फंडामेंटल बना रहा था तो बोला कि भाई करंट को ही फंडामेंटल मान लिया जाता है, ठीक है, और चार्ज को नहीं, ठीक है। और आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपल समझो फंडामेंटल करंट है, ठीक है। बाद बाकी क्यों है, कैसे है, मैंने आपको बता दिया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी गौर किया था ऐसा होता है, कभी सोचे थे? प्लीज जरूर बताना कमेंट में आप। अब तीसरा जो क्वांटिटी आता है हमारे पास, वो आता है सप्लीमेंट्री
फिजिकल क्वांटिटी लिख लेना, फिजिकल क्वांटिटी लिख लेना। इसका डिफिनेशन क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें सपोर्ट करता हो। द फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प करता है किसको? फंडामेंटल और डेराइव्ड इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी लिख लेना। सप्लीमेंट्री में हमारे पास दो एंगल आते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री में हम क्या करते हैं? प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, इन दोनों को मेजर करते हैं सप्लीमेंट्री में। प्लेन एंगल को हम क्या करते हैं? रेडियन में नापते हैं, और सॉलिड एंगल को हम रेडियन में हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे कि मास को मीटर कहते हैं किलोग्राम में नापते हैं ना, ऐसे ही प्लेन एंगल को रेडियन में और सॉलिड एंगल को रेडियन, एक यूनिट होता है। आप रेडियन एग्जांपल दूं, जैसे कि 180 को आप पाई लिखते हो ना जब क्लास 11th में आते हो, तो ये जो पाई है ये क्या है? ये रेडियन में डिग्री लिखा हुआ है। ये जो एंगल है ये रेडियन में बता रहा है और ये एंगल डिग्री में बता रहा है। ठीक है, पता कि आप मैथ क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, ज़्यादा क्लास लंबा लिखूंगा ना, समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूँ और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन समय के देखते हुए कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ाना है भाई साहब। अभी तो मेन मुद्दा अभी आया ही नहीं, तो बेसिक पता चल रहा है, ट्रेलर ही चल रहा है भाई साहब, फिल्म बाकी है भाई। अब थोड़ा से एक चीज़ बता देता हूँ। 1995 के बाद क्या हुआ कि ये ड्राइव्ड है ना, ड्राइव्ड में ही सप्लीमेंट्री को दोनों को एक कर दिया। हुआ यूँ कि पहले XYZ ये 3 जाति हुआ करता था, 3 कास्ट हुआ करता था 1995 से पहले। तो जब एक बार जनगणना हुआ तो देखा गया कि Y और Z का जो काम होता है वो लगभग सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को अलग अलग ना दे करके, मतलब सेम है काम, तो क्यों ना एक ही में इसको अलग अलग जाति ना बना करके, कास्ट ना बना करके एक ही में कर दें। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा ही हुआ। 1995 के बाद सोचा गया कि भैया इन दोनों को एक में कर दिया जाए, मतलब कि अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी 2 है, मतलब इसको भी हम ड्राइव्ड में शामिल कर लिए हैं, इन्वॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को आई थिंक क्लियर होगा, ये कहानी भी अब क्लियर होगा। तो क्या ये 3 चीज आपको क्लियर हो गया? फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल किसे कहते हैं? जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो भैया। उसके बाद ड्राइव्ड जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। सप्लीमेंट्री जो कि सपोर्ट करता है, हेल्प करता है फंडामेंटल और ड्राइव्ड का, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। 2 होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किसे कहते हैं? जैसे कि ये इस प्लेन पर मैंने ये जो बनाया एंगल, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं? आप कोन वाला आइसक्रीम खाए हो, तो जो कोन में जो एंगल बन रहा है, वो जो कोन में जो एंगल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है मेरे पास है पेपर, ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया, देखोगे तो ये जो अभी कोन बन रहा है ये क्या है? 3 डिग्री में है ना, 3 डायमेंशन में। तो ये जो कोन है ये सॉलिड एंगल है, और ये जो हम इस पर बना रहे हैं कोन, ये है प्लेन एंगल। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब समझते हैं खिचड़ी का थोड़ा सा कहानी। देखो ये जो है खिचड़ी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, ये खिचड़ी हमें बहुत कुछ सिखा देगा। अब फिल्म स्टार्ट होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनिए। ओ मेरी कहाँ पर दिख रही हो यार, ध्यान से, हेलो नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। चलिए आइए, खिचड़ी आपको पता है खिचड़ी में क्या होता है? दाल होता है, चावल होता है। एक गरीब आदमी की खिचड़ी की बात करें तो नमक होता है, हल्दी होता है, पानी नहीं देंगे, पानी, इतने चीज जो है हमारे पास खिचड़ी बनाने के लिए मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तब खिचड़ी तैयार हो जाएगा। तो आपको पता है खिचड़ी नाम सुनते ही हमारा स्कूल का याद आ गया, बिहार। तो हम अपन लोग क्या करते हैं, खिचड़ी जाते हैं खाने के लिए एकदम मस्त। तो बाहर के जो थे, एक मिनट, अरे यार खिचड़ी नाम सुनते ही स्कूल का याद आ गया होगा, है कि नहीं? है, कौन कौन खाए हो भाई स्कूल में? सब यार, सब ऑफकोर्स सब खाते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो खिचड़ी वाला कहानी है ना, एक बार विदेश के व्यक्ति को, अमेरिका के एक व्यक्ति को एक पता चल गया। अब बोला भाई क्या बात कर रहे हो, ये बंदे मतलब बिहार के बंदे, बिहार के लड़के स्कूल जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए, तो पढ़ते कहाँ यार, पढ़ते कब है, कहाँ करते हैं? कहते कोचिंग में पढ़ते हैं।
अच्छा, मतलब खिचड़ी खाने के लिए जाता है स्कूल, पढ़ने जाता है कोचिंग, तो घर पे क्या करता है यार? तू देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो बोला कि हमें भी इस बिहार के एजुकेशन पॉलिसी को देखना पड़ेगा, कैसा पॉलिसी है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भाई स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, घर पर जाता है खाने के लिए, और ट्यूशन वाला तो व्यवस्था है नहीं। ठीक है, तो वो आया, बिहार आया और स्कूल में गया। ठीक है, तो जब स्कूल में गया, प्रिंसिपल सर देखा, अरे भाई कौन है कोरा चिट्टा है, तो देखा, बोला कौन ऑफिसर आ गया भाई, तो उसको बैठाया। जब आया तो जब बैठाया तो बोला कि विद्यार्थी कहाँ है, मतलब वेयर इज स्टूडेंट। तो बोला कि वेट 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 वेट, सब्र करिए, आने वाला है, वेलकम वेलकम। ठीक है, तो बोला, तो वेट करते 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 1 बजा, और एक नज़र से वैज्ञानिक ने देखा, ओहो स्टूडेंट सब आ रहा है, कुछ हाथ में लेकर आ रहा है, तो उसने सोचा हाँ अब किताब लेकर आ रहा होगा, हाँ आ रहा होगा। जैसे ही पास आया तो देखा, ये भाई ये तो छिपली है। तब टन 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 आवाज बजा, और सभी स्टूडेंट लाइन में लगे और अपना खिचड़ी को खींच रहे हैं। तभी वैज्ञानिक भी बहुत वो भी जो आया था, उसको भी भूख लग गया। प्रिंसिपल साहब बोले, इट प्लीज इट, तो उसको भी खिला दिया। तो वैज्ञानिक भी खाने लगा खिचड़ी। और जब कोई देश से आता है, कोई दूसरे देश से आया भाई स्कूल में, मीडिया वाला तो हमेशा उसमें चालू रहता है, ताज़ा खबर। तो मीडिया वाला आया, तभी उसके वैज्ञानिक के उस व्यक्ति के मुंह में ऐसे भिड़ा दिया, बोला वाई आर यू कम। तो बोला कि भाई मैं तो बिहार का जो है ना एजुकेशन देखने के आया हूँ। तो बोला देखिए दोस्तों, हमारे मतलब कि अमेरिका से एक व्यक्ति आए हैं बिहार के एजुकेशन से ज्ञान लेने के लिए, उससे सीखने के लिए। तभी बोला कि मीडिया वाला, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। तो बोला, अब उसको पता ही नहीं था भाई रे की कही चाहिए। अरे भाई वो जो खा रहा था तो खिचड़ी अपना बना है ना, अपना तो खिचड़ी कहते हैं, उसको क्या पता कि क्या क्या कहते हैं, उसको पता ही नहीं था। तो उसने देखा, ऐसे लिया, देखा खिंच रहा था, तभी देखा, ओहो। तो उसने बोला कि इसमें ये है चावल। तो बोला कि राइस, टर्मरिक, दाल, पल्स, नमक, एंड पानी, वाटर। बोला कि जब वो मीडिया वाला पूछा कि व्हाट आर यू ईटिंग, तो बोला कि राइस। बोला उसको तो नाम पता नहीं था, तो बोला ऐसे बराबर देख के बोला कि आई एम ईटिंग, हम खा रहे हैं मिक्सचर ऑफ राइस, पल्स, टर्मरिक, वाटर, साल्ट। क्या ध्यान से सुना। जैसे ही वो जो बाहर का व्यक्ति था वो सुरक रहा था, खिचड़ी को खींच रहा था, तभी मीडिया वाला आया और बोला कि व्हाट आर यू ईटिंग। तो बोला ऐसे दे करके बोला राइस, मिक्सचर ऑफ राइस, पल्स, नमक मतलब साल्ट, कलर देख करके बोला टर्मरिक और पानी। तो वो क्या बोला कि मिक्सचर ऑफ, ये उसको जो था, वो जो व्यक्ति था उसको तो नाम पता नहीं था, तो उसने क्या बोला कि मिक्सचर ऑफ पल्स, राइस, साल्ट, टर्मरिक, वाटर। क्या बोला? मिक्सचर ऑफ। तो उसने क्या बोला कि खिचड़ी ना बोल करके उसके इंग्रेडिएंट, उसके जो मटेरियल था उसमें उससे जो बना हुआ था, मतलब खिचड़ी जिससे बना था उसके रूप में उसने बोला कि भाई मैं इस सब का मिक्सर खा रहा हूं, मैं खिचड़ी नहीं खा रहा हूं। मतलब उसको तो नाम पता नहीं था, तो उसने क्या बोला कि मैं इन सब का मिक्सर खा रहा हूं। ध्यान से सुना दोस्तों, आपका यही चीज है इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बोला, 2 बार मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये आपको पता है कि खिचड़ी क्या है, डेराइव्ड है, क्या है, डेराइव्ड है, और ये क्या है, तो फंडामेंटल है। तो जब भी हम डेराइव्ड हमें तो वो जो बाहर वाला व्यक्ति था उसने क्या किया कि डेराइव्ड जो था, तो डेराइव्ड क्वांटिटी था, उसको डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में फंडामेंटल में बदल कर बताया कि नहीं बताया दोस्तों? ध्यान सुन दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है कि जब से मीडिया वाला आया उसके मुंह में सटाया, वो खिचड़ी खींच रहा था, तभी बोला भाई साहब मेरे को खिचड़ी नाम नहीं पता है। तो खिचड़ी जैसे देखा भाई ये जो मिक्सर है, ये खिचड़ी, उसको तो खिचड़ी नाम नहीं पता, तो बोला कि मिक्सचर ऑफ राइस, पल्स, टर्मरिक, वाटर, साल्ट को मैं खा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मिक्सर खा रहा हूं इन सब का। मतलब उसने खिचड़ी ड्राइव को ना बोल करके उसने क्या किया, फंडामेंटल बोला। मतलब कि खिचड़ी को उसके दाल चावल में बोला, खिचड़ी को खिचड़ी ना बोल करके उसके दाल चावल में बोला।
फार्मूला, मतलब कि जब डेराइव्ड को फंडामेंटल में बदल करके बताते हैं उसी को कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला उसे ही कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस उसे ही कहते हैं। मतलब कि यहां पर लिखा है स्पीड क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और यह जो है उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हम इस फंडामेंटल को इस डेराइव्ड को उसके फंडामेंटल में जब बताएंगे उसी को कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में हम किसी भी डेराइव्ड को हम फंडामेंटल में बताते हैं, उसको फंडामेंटल में ही बताते हैं। ध्यान दो दोस्तों, यही पॉइंट है, यही पंच लाइन है इस फिल्म का। क्या ये कहानी आपको समझ में आया? इतना बड़ा मैंने कहानी सुनाया इस खातिर कि भैया वो जो बोल रहा था मिक्सर ऑफ, मतलब कि मैंने ड्राइव्ड को डायरेक्ट ना बोल करके मैंने ड्राइव्ड को फिजिकल फंडामेंटल में बदल करके मैंने बोला, तो डायमेंशन एनालिसिस कहलाया। क्लियर? तो आइए दोस्तों थोड़ा एक नजर डालते हैं डायमेंशन एनालिसिस की डिफिनेशन पर। क्या डिफिनेशन दिया गया है कि एज वी नो जैसे कि हम जानते हैं कि एवरी ड्राइव्ड क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। क्या मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। सो वी वांट टू एक्सप्रेस एनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि हम चाहते हैं कि भाई जितने भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें। ठीक है, उसे ही कहते हैं बिम्ब, मतलब कि डायमेंशन एनालिसिस, मतलब कि मेथड ऑफ represents of any derived physical quantity in term of fundamental physical quantity is called dimension of analysis। मतलब कि किसी भी derived physical quantity को उसके fundamental physical quantity के टर्म में यदि मैं ड्राइव कर रहा हूं, मतलब कि किसी भी खिचड़ी को ना बोल करके हम उसको बोले दाल चावल मिक्सर है ये, मतलब कि मिश्रण है दाल चावल का, ये खिचड़ी ना बोल करके हम बोले कि ये दाल चावल नमक हल्दी का मिश्रण है, दाल चावल हल्दी का मिश्रण है। तो ये क्या मैंने किया कि मैंने खिचड़ी ना बोलकर, मतलब ड्राइव को ना, मैंने क्या किया कि उसके फंडामेंटल में व्यक्त किया, फंडामेंटल में मैंने एक्सप्रेस किया, दाल चावल में मैंने उसको बताया, ना कि खिचड़ी बोला। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब जैसे कि यहां पर समझना कि जैसे कि हमारे पास स्पीड आ गया, स्पीड चाल, डिस्टेंस बराबर क्या होते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम डिस्टेंस को, स्पीड को जब फंडामेंटल में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है तो इसे हम एल से दिखाएंगे, और टाइम क्या है, एक टाइम है तो टाइम टी से दिखाएंगे, एल बाई टी को जब ऊपर करेंगे तो इस पर माइनस का 1 आ जाएगा, तो एल टी माइनस का 1, यही तो है डायमेंशन फार्मूला। यहाँ पर बॉक्स से बंद कर देना, बॉक्स ये स्क्वायर बॉक्स होता है, वैसे बॉक्स में नहीं बंद करोगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन जब बोर्ड में लिखोगे ना तो आप बॉक्स में बंद कर देना, तो आपका मार्क नहीं कटेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो लेंथ और टाइम को टी, तो यहां पर इसे लिख सकते हैं lt -1। इसका वेलोसिटी को डायमेंशन फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, lt। मतलब कि वेलोसिटी को मैंने वेलोसिटी ना बोल करके उसके फंडामेंटल में मैंने व्यक्त किया, फंडामेंटल को मैंने जैसे डिस्प्लेसमेंट को एल से रिप्रेजेंट करने का, lt क्या है, कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे कि दाल को, जैसे कि अरे यार खिचड़ी किससे बनता था, दाल चावल हल्दी नमक, ऐसे करके दाल को डी लिख दिया, चावल को सी से और हल्दी को एच से मैंने रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से मैंने डिस्टेंस को एल माना। इस तरह से आपको मैं बता देता हूं, तो बारी बारी से हम क्या करते हैं सभी बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको 7 फंडामेंटल याद करवाया था कि लेंथ, मास, हमारा वजन है, हम कुछ देर से देख रहे हैं, समय, फिर टेम्परेचर, फिर ज्योति तीव्रता, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद हमारे पास कुछ देर से देख रहे हैं, उसके बाद करंट आ गया, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं अमाउंट ही लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख लेना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास आ गया। तो हम जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सभी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ, जिससे आप डायमेंशन फार्मूला लिखें तो गड़बड़ ना हो, तकलीफ नहीं हो। लेंथ को हम एल से दिखाते हैं, मास को हम एम से दिखाते हैं। क्यों सर, मास एम से शुरू होता है इसलिए एम कहते हैं, लेंथ बोली तो लेंथ ना, ठीक है। मास, टाइम
टी से शुरू होता है, जैसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर जो होता है इसे के या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर केल्विन इसका होता है, केल्विन में नापते हैं इसलिए के, ठीक है। ल्यूमिनेसेंटिसिटी को CD से हम नापते हैं और करंट को I या A से, क्योंकि सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, MOL मोल लिखेंगे, MOL मोल लिखेंगे, LE नहीं, E लिखेंगे तो पूरा लिख देंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन MOL, ठीक है, और इस ल्यूमिनेसेंटिसिटी का CD, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया कि क्या ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि ये जो है फंडामेंटल का मैंने रिप्रेजेंट है। और क्यों ये बड़ा वक्त पड़ा, मुझे जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि भैया ड्राफ्ट को फंडामेंटल में व्यक्त करना है और फंडामेंटल व्यक्त करने के लिए रिप्रेजेंटेशन, अब बार बार पूरा लिख थोड़ी सकते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन का यूज करना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब धराधर बात करते हैं और पता करते हैं इन सभीयों का। आगे बढ़ते हैं मेरी जान। सबसे पहले बात हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट को L से दिखाते हैं, डिस्टेंस को भी हम L से दिखाते हैं, मास को हम M से दिखाते हैं और टाइम को हम T से दिखाते हैं। तो लगे हाथ बता दो मुझे बता दो चाल का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। आप बनाना सीख जाओगे, बस 2-4 एग्जांपल देख लो, आपका बनाना सीख जाओगे। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ये बता दूं कि डायमेंशन एनालिसिस पता करने के लिए, पता आप कर सको, बना सको, उसके लिए आपको फार्मूला या तो होना चाहिए, उसके रिलेटेड कहीं कोई भी फार्मूला हो, बस फार्मूला होना चाहिए, उस फार्मूला में वो होना चाहिए। यदि वो है तो फिर आप उससे बना सकते हो कोई भी, मतलब कि एक चीज अलग अलग फार्मूला हो सकता है, यूनिट अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायमेंशन फार्मूला एक ही होगा, ध्यान रखना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बोले तो लेंथ की बात हो रहा है, समय बोले तो टी की बात हो रहा है, मतलब कि LT माइनस का 1 आ गया। एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन पहले मैं वेलोसिटी बताता हूँ, वेलोसिटी बताता हूँ। वेलोसिटी मतलब वेग क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। इससे पहले मैंने बताया था, विस्थापन बोले तो लेंथ और समय बोले तो टी, तो इसे भी बोलेंगे LT माइनस का 1। सर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है सर, वेलोसिटी बटा टाइम। तो अभी हमने देखा, और मैं एक चीज बता दूं, मैंने अभी शुरू में बोला था, तो जब फंडामेंटल ड्राफ्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि ड्राफ्ट में हम इसलिए उसके डिफिनेशन में ये यूज करते हैं, कोई फिजिकल ड्राइव क्वांटिटी जो है फिजिकल पर भी डिपेंड, मतलब कोई फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन जो है, क्या ये वेलोसिटी भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल है नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी है ये फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है ना, मतलब ये ऐसे बन करके अपना जो है बहुत सारे ड्राफ्ट बनते हैं। इसलिए ड्राफ्ट फिजिकल क्वांटिटी में हमने डिफिनेशन में ये यूज किया कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो कि कंप्लीट कहा जाता है, जो कि सुटेबल है डिफिनेशन, उसलिए मैंने वो ऐसा डिफिनेशन दिया है, ठीक है। बात की कन्फ्यूजन तो भूल जाओ, कन्फ्यूजन नहीं होने का, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर पूछना। देखो एक्सेलरेशन का अभी मैंने देखा कि वेलोसिटी का क्या होता है, LT माइनस का 1, और समय का क्या होता है, T होता है, T को ऊपर जाएगा LT माइनस का 2 -1 क्या हो जाएगा, LT माइनस का 2 जुड़ जाएगा LT माइनस 1। फोर्स बराबर को पता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर MA होता है। फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अरे फार्मूला पढ़े हो कि नहीं, फोर्स बराबर MA आता है कि नहीं आता है। एक M क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने देखा कि भैया मास को M में व्यक्त करते हैं, ड्राफ्ट क्या होता है, फोर्स को मुझे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखना है, मतलब कि खिचड़ी का डायमेंशन फार्मूला लिखना है, मतलब खिचड़ी को मुझे दाल चावल नमक में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब कि फोर्स को उसके फंडामेंटल में व्यक्त करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम M से दिखाते हैं और एक्सेलरेशन का हम जो डायमेंशन है, मतलब कि जो व्यक्त करने का तरीका है, ये है LT माइनस का 2। तो MLT माइनस का 2 जो है ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। मोमेंटम बोले तो P बराबर M भी जो है फार्मूला आता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का अभी हमने पढ़ा कि M, वेलोसिटी का क्या होता है, देखो अभी ये देखो LT माइनस का 1 एक पर हो, देखो ये ठीक है, ये जितने भी इस बोर्ड पर जितने भी है ना, बस इतना याद रख लो, ये सब याद रखने वाली चीज है, अरे यार हाँ, ये याद रख लो, आप सब बना सकते हो, अप्रोक्सीमेटली सब इसी से मिल जाएगा। बताता हूँ ना एक करके,
सब सिखाऊंगा, धीरे मत करो, बेसिक से एडवांस तक हर एक तरह से। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी मैंने पढ़ा mlt माइनस का 2, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ml2t माइनस का 2। पावर जो है ऐड हो जाता है, यहाँ पर पावर ऐड हो जाता है। एरिया क्या होता है, एल गुने बी, लेंथ ब्रेथ है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मतलब कि L की पावर 3 हो जाएगा। और चार्ज यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर देखो हमने करंट बराबर फॉर्मूला पढ़ा है I बराबर QT, तो मुझे चार्ज निकालना है, मतलब चार्ज का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला पता करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो Q बराबर यहाँ से निकाल लेंगे I इंटू टी। तो यहाँ पर चार्ज बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, और I का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है A या I, A बोल दो या I बोलो, और T का जो होता है मतलब समय टी होता है। एक ये हो गया, या आप एक जगह पर आई दो तो ये हो जाएगा आई टी। मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है, मैक्सिमम आई कहीं कहीं यूज होता है, आई जो है वो कहीं कहीं यूज होता है, बेसिक समय यही यूज होता है, ठीक है। इतना है बेसिक, यहाँ तक था भाई। क्लास 11th वाले आप जा सकते हो, क्लास 12th का फॉर्मूला यूज होने वाला है। नहीं तो देखना चाहता हो तो देख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला 12th में तू भी तो आएगा भाई, आप भी तो आओगे क्लास 12th में, तो देख सकते हो। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब देखिए कुछ और फार्मूला के बारे में बात करते हैं। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस का, अभी देखो आप खुद बनाओगे देखना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल पता है, V बराबर क्या होता है, वर्क इनटू चार्ज होता है। अभी हमने पढ़ा कि वर्क का क्या होता है, डायमेंशन। भैया डायमेंशन क्या होता है, अब मान लो कि सर हम कहीं 2 साल के बाद पोटेंशियल का पता कर रहे हैं, हमें वर्क का याद नहीं है। वैसे मैंने आपको बोला है फोर्स और वर्क का याद कर लेना। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, हाँ वो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल याद कर ही लेना। मान लो सर मुझे नहीं याद है, तो मुझे इतना तो पता है कि वर्क बराबर जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है, और चार्ज तो चार्ज होता है। अब मुझे फोर्स का भी नहीं पता है, तो मुझे पता है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इस फोर्स की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, उसको तोड़ लूंगा। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को मुझे पता है, लेंथ होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो जो क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल। और चार्ज तो चार्ज होगा। अब मुझे एक्सीलरेशन का भी नहीं पता है, तो इसको ऐसे तोड़ लो कि m इंटू एक्सीलरेशन की जगह पर क्या ले दोगे, एक्सीलरेशन की जगह पर क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ये सेकंड हो गया। सर मुझे वेलोसिटी का भी नहीं पता है, तो अब ऐसे और तोड़ लो कि ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे ले सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। अरे यार बहुत गलत हो गया, मैं फिर से बताता हूँ। आपने प्रोसेस समझ लिया ना कैसे बनाया था। जैसे कि मुझे वर्क का नहीं पता है, चार्ज का पता है, मैंने लिख दिया। फिर वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मुझे मान लो कि वर्क का नहीं पता, तो ऐसे फार्मूला तोड़ के आपको पता कर लेना है, ठीक है, पता कर लेना है। फोर्स का मुझे नहीं पता है, तो फोर्स का नहीं पता है, तो फिर फोर्स का हम F बराबर ma निकालेंगे। यहाँ पर A था तो A ऊपर ले देते हैं -1, और S का मुझे पता है लेंथ, है ना, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ आता है, तो L एक तो निकल गया, फोर्स नहीं निकला है यहाँ पर, बाकी ये इतना निकल गया। अब ma की बात है, तो मास का तो मुझे पता है कितना होता है, मास का क्या होता है, m होता है, तो यहाँ से mLA माइनस का 1 निकल के आ गया। अब मुझे एक्सीलरेशन का भी नहीं पता है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय पर टाइम, समय का मुझे पता है क्या होता है, t होता है, तो t इनवर्स लिख लो, तो mL A माइनस का 1 और A इनवर्स कर लो। A इनवर्स कर लोगे तो क्या होगा, A इनवर्स नहीं, T इनवर्स। अब बचा क्या, V का वेलोसिटी का भी मुझे मान लो नहीं पता है, तो वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखो mL A माइनस का 1 T माइनस का 1, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होता है L, और टाइम का T होता है, तो यहाँ से हो जाएगा M और L ये जुड़ करके mL2 A माइनस का 1 T माइनस का 2। यहाँ पर देखो ऐसे निकल के आ गया। अब यदि आपको ये याद रहता तो आप यहाँ पर इतना देर वक्त तो जाया नहीं करते, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। वर्क का मुझे क्या है, mL2 T माइनस का 2, और चार्ज का क्या होता है, A होता है, तो यहाँ से आ गया mL2 T माइनस का 2 A माइनस का 1। लो जी फार्मूला आ गया, mL2 T माइनस का 2, T मैंने इसमें पहले लिखा है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आगे कितने आ गया। तो ये आप मत कहना कभी कि सर अब रटना ही पड़ेगा, मैंने बता दिया। यदि आपको याद नहीं है तो ऐसे तोड़ करके आप बना सकते हो, लेकिन कभी भी याद नहीं करना। जैसे मैंने आपको शुरू में वादा किया था, भैया याद नहीं करने दूंगा,
मैंने अपने वादा पूरा किया। आप कभी भी याद करना जरूरत पड़ेगा, रटने की जरूरत पड़ेगा नहीं। आप जो भी दे दुनिया का कोई भी डायमेंशन दे दे जिसका फॉर्मूला आपको पता है, भाई साहब बना लोगे ऐसे करके, जिसका याद नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले स्लाइड पर जितने भी बोर्ड पर फॉर्मूला था, बेसिक है, याद कर लेना। या उसे भी याद करना जरूरत नहीं है, वो भी देखो जैसे मैंने वर्क का ऐसे तोड़ के बनाया, वैसे भी एक बार समझ गया ना फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें प्लीज। अब इधर चलते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं मेरी जान, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। हमें पता है कि ओम्स लॉ V बराबर IR, तो R बराबर क्या होगा, V बाय I। अरे अब ये पोटेंशियल V क्या है, पोटेंशियल का अभी हमने देखा, क्या देखा कि ML2 T माइनस का 2 A माइनस का 1 A माइनस का 1 और I बोले तो करंट का होता है A। तो यहां से आपका आ गया ML2 T माइनस का 2 A माइनस का 2। एक मिनट, सॉरी दोस्तों प्लीज यहां पर देखिए, मैंने इसको करंट समझ करके ए दिया, सॉरी। चार्ज का क्या होता है, ए टी होता है, तो टी होता है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, टी माइनस का 3 होगा, टी माइनस का 3 होगा कि नहीं होगा। अरे यार मैंने वहाँ पर कंफ्यूज होकर यहाँ पर, तो यहाँ पर सही कर लेना प्लीज दोस्तों, सही कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, ML2 T माइनस का 3 A माइनस का 1 होगा। क्यों भैया, क्यों गलती कर लिया आपने, क्योंकि सर यहाँ पर मैंने क्यों हो गया, होता है जब ऑनलाइन पे यहाँ पर इस पर ध्यान रहता है। ऑनलाइन में भाई साहब बहुत प्रेशर रहता है, एक तो ध्यान देना पड़ता है कि बंद ना हो जाए कमरा, दूसरा मैक चालू रहना, कभी मैक बंद होता है, कभी क्या बोले, बहुत झंझट है, इसीलिए ये होता है कंफ्यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार गलती कैसे हो गया। तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी भी ऊपर जाएगा, ए भी ऊपर जाएगा, तो ए ऊपर जाएगा तो ए इधर जुड़ जाएगा। ऊपर मतलब ये होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है ना, नीचे में जाता है पावर तो ऊपर जाकर के माइनस पावर हो जाता है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक से, देखो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखो यहाँ पर ML2 T माइनस का 2 इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। अरे भाई यहाँ पर सही है ML यार यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर A ही होगा ओ भाई साहब I बराबर A ही होगा, ठीक है, यहाँ पर A बराबर A होगा, ML2 T माइनस 2 और A माइनस 1। अरे हटाओ, मैं फिर से बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं मेरे दोस्त कंफ्यूज नहीं करना, मेरी वजह से तुम आप कंफ्यूज कर पाओगे, मेरी वजह से कंफ्यूज हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा कभी नहीं, मेरी गलती से आप कंफ्यूज हो जाओ, कतई नहीं। पोटेंशियल का फिर से देखो, मैंने आपको समझा देता, वीडियो बड़ा बन जाए कोई बात नहीं, बनने दो भाई, पोटेंशियल बनने दो, 10 दिन लगेगा अपलोड करने में, लगने दो। पोटेंशियल बराबर आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, कि पोटेंशियल बराबर वर्क बाय चार्ज होता है। आपको पता है कि वर्क बराबर फॉर्मूला आप ही मैंने बताया, आपको याद रखना है, और याद नहीं रखना है तो याद नहीं है, तो ऐसे तोड़ के आपको बना लेना है, ठीक है। बाकी पीछे मैंने जो तोड़ना बताया वो सही था। वर्क बराबर क्या होता है कि ML2 T माइनस का 2 होता है, ठीक है, और चार्ज का जो होता है, चार्ज बराबर क्या होता है, IT होता है, I का A हो गया डायमेंशन और T का T हो गया, तो यहां से AT आ गया, चार्ज का बराबर AT आ गया। अब AT आ गया तो इसको ऊपर ले लो, तो ML2T माइनस का 2 A ऊपर ले लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, T ऊपर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इनको एक साथ ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ML2T माइनस का 3 है, यहाँ पर -1 है तो -1 -2 -3 हो जाएगा, और A माइनस का 1। लो जी, डायमेंशन फार्मूला ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल का, ML2T माइनस का 3 A माइनस का 1। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बराबर आपको ओम्स लॉ से आप पता करोगे, V बराबर I, R बराबर क्या आ जाएगा, V बाय I आ जाएगा। हमें पता है कि पोटेंशियल का भी नहीं पता है तो W बाय Q कर लो, W बाय Q का भी नहीं पता है तो फिर उस तरह से W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, W का तोड़ लो, ऐसे करके तोड़ करके लिख लेना। तो हमें पोटेंशियल का भी पता है, क्या पता है जी, कि ML2T माइनस का 3 A माइनस का 1 होता है, A माइनस का 1 होता है, और I का होता है A, तो A ऊपर जाएगा तो एक के साथ जुड़ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ML2T माइनस का 3 A माइनस का 2। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला आपको पता होना चाहिए, E बराबर क्या होता है, F बाय Q होता है। फोर्स का हमें पता है, मैंने इसीलिए बोला ना, फोर्स और वर्क बहुत अच्छे से याद कर लेना, हर एक में आपका ये याद कर लोगे तो बहुत बन जाएगा शॉर्टली, क्योंकि हर एक में ये अभी करता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फोर्स क्या होता है,
टी माइनस का 2 और चार्ज का अभी मैंने देखा कि ए टी आता है तो ए ऊपर टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस का 3 ए माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर आपको पता है कि ई ए कॉस थीटा। अरे भाई मेरे 11th वाले स्टूडेंट कंफ्यूज मत करना, ये डरना मत, ये 12th में पढ़ोगे, ये फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। 12th वाले को पता होगा, 11th वाले नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपका खत्म हो गया जितना फार्मूला पढ़ना था। ये 12th का है, लिखना तो लिख लेना, याद करना तो याद कर लेना, वैसे 12th में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है एरिया, ये है कॉस थीटा। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अभी मैंने लिखा था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है एम एल टी माइनस, देखो ना एक से एक दूसरे मतलब क्या है ना, ये जो फाई है ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, देख रहे हो ना, एम एल टी माइनस का 3 ए माइनस का 1। साथ ही साथ ये क्या है ए है, ए को कैसे दिखाते हैं एल से नहीं एल स्क्वायर से, एरिया है एल स्क्वायर, एरिया जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल 3 टी माइनस का 3 ए माइनस का 1। ये आपका हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा डायमेंशन पूरा खत्म हो जाता है। बाद बाकी डायमेंशन 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 क्या बात करें भाई साहब, मजा आया कि नहीं मजा आया, सीखे कि नहीं सीखे ये जरूरी है। ठीक है कि ठीक है, बहुत कुछ सिखाना पड़ा, बहुत आपको जितना भी बेसिक था वो क्लियर हो गया होगा, जितना कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, डायमेंशन क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या कुछ नहीं याद है तो कैसे करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जैसे कि ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सी बराबर क्यू बाई वी चार्ज इनटू पोटेंशियल, फिर हमारे पास ये आर बराबर रो एल बाय ए आ जाता है। इन दोनों का आपका होमवर्क देना है, होमवर्क है 11th वाले छोड़ देना, मतलब कि 12th और जिसको जिसको आता है ये फॉर्मूला सॉल्व करना, सॉल्व करके आपको पुट कर लेना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें मुझे रो का डायमेंशन बता दो, रो का डायमेंशन बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इस तरह से हमें निकालना होता है डायमेंशन, और जिसका याद ना रहे तोड़ करके गहराई में जा करके लेयर बाय लेयर हटाते हुए उसको सॉल्व करना है। तो कैसा लगा ये मजेदार टॉपिक, किस टॉपिक पर आपको दिक्कत होता है, ध्यान रखना कि मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है, इस पर प्लीज ध्यान ना दे। तो भाइयों तो अब देखते हैं कि आप कितना प्यार दिखाते हैं, और ये गारंटी देता हूँ इस लेक्चर के बाद आपका डायमेंशन पूरा क्लियर हो जाएगा, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करो, जेईई का तैयारी करो, सीयूटी की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, किसी की तैयारी करो, भाई सभी में ये लगता है। और इस वीडियो के बाद आप अपने भाई बहन को, अपने भाई बड़े बहन को भी आप भेज सकते हो, बिकॉज उस कंपटीशन में भी होता है, रटते हैं बच्चे, नहीं यार ये इतनी बड़ी चीज है ही नहीं, एक्चुअली में सीखने वाली चीज है, जो एक बार सीख लिया ना वो कभी भूल ही नहीं सकता है। और मैंने जो बताया जिस तरह से मैंने पढ़ाया आप तो भूल भी नहीं सकते हो, ऐसे भूलने दूंगा भी नहीं। ठीक है, तब तक मिलते हैं किसी और अनोखे वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अच्छे से खेलते रहो। बाय बाय।